हेलो एवरीवन, मैं हूं मनदीप। आपका इस यूट्यूब चैनल फाइंडेक्स में बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में बायो-सावर्ट लॉ की मदद से एक करंट कैरिंग लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना सीखा था। आज के इस वीडियो में हम एम्पियर्स लॉ की मदद से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना सीखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को हम बायो-सावर्ट लॉ एंड एम्पियर्स लॉ दोनों की मदद से निकाल सकते हैं, बट इन दोनों ही लॉज के अपने अपने फायदे हैं। कुछ सिचुएशंस में बायो-सावर्ट लॉ की मदद से मैग्नेटिक फील्ड निकालना आसान है, वहीं पे कुछ सिचुएशंस में एम्पियर्स लॉ की मदद से मैग्नेटिक फील्ड निकालना काफी आसान हो जाता है। इसीलिए हम अलग अलग सिचुएशंस में दोनों ही लॉ को यूज किया करते हैं। आज के इस वीडियो में हम काफी डिटेल में एम्पियर्स लॉ और उसके एप्लीकेशन की चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं एम्पियर्स लॉ। पहले मैं आपको लॉ की स्टेटमेंट बताता हूं, फिर हम इस स्टेटमेंट के हर एक वर्ड को काफी डिटेल में समझेंगे। लॉ की स्टेटमेंट कहती है द लाइन इंटीग्रल ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज्ड प्लेन लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट क्रॉसिंग द लूप। यहां पर हमने एक टर्म सुना, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले हम इसे समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सिस्टम ऑफ करंट्स है। सिस्टम ऑफ करंट से मेरा यह मतलब है कि हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक या एक से ज्यादा कुछ करंट कैरिंग वायर्स हैं, और उस सिस्टम के लिए मुझे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। हमारे सिस्टम में एक सिंगल वायर भी हो सकती है, मल्टीपल वायर भी हो सकती है, और उनमें करंट फ्लो हो रहा है जिसके कारण से सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मुझको किसी पॉइंट P पे उस पूरे सिस्टम के लिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, उस पॉइंट P से एक लूप इमेजिन करूंगा। अच्छा, अब सवाल मन में यह है कि इस लूप का शेप क्या होना चाहिए। तो आप इस लूप का जैसा चाहे आप वैसा शेप मेंटेन कर सकते हैं। आप चाहें तो लूप का शेप सर्कुलर ले सकते हैं, एलिप्टिकल ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। लूप का शेप कैसा भी क्यों ना हो, ये लॉ हमेशा काम करता है। ठीक, तो हमने क्या किया, उस पॉइंट P से एक लूप इमेजिन किया और इस लूप को हम एम्पियर्स लूप कहेंगे। नाउ अब ये मान लेते हैं कि उस सिस्टम के लिए उस पॉइंट P पे बनने वाली नेट मैग्नेटिक फील्ड या फिर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B है। हमें और क्या करना है, हमें उस पॉइंट P पे एक उस लूप का छोटा सा सेक्शन लेना है जिसकी लेंथ dl है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती ही है, और जो मैं पॉइंट P पे छोटा सा लूप का सेक्शन ले रहा हूं उसकी भी हम एक डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे। डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं मैं आपको सिखाऊंगा, बट हमने उस पॉइंट P पे छोटे से सेक्शन का एक डायरेक्शन भी डिफाइन किया, और हमें क्या करना है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड एंड उस एलिमेंट का या लेंथ एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेना है। नाउ ये डॉट प्रोडक्ट हमने पॉइंट P पे फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट पूरे के पूरे लूप के लिए करना होगा। अब लूप का शेप जैसा भी आपने मेंटेन किया हो, उस शेप के अलोंग हमको पूरी की पूरी लूप के लिए B डॉट dl को परफॉर्म करते जाना होगा। और अगर मैं उस सभी डॉट प्रोडक्ट की वैल्यूज को ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा लाइन इंटीग्रल ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl को हम कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। देखिए आप काफी डिटेल में समझ सकते हैं। लाइन का मतलब हो गया लेंथ, इंटीग्रल का मतलब हो गया सम और एडिशन ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड लूप। देखिए एक बार फिर से, लाइन का मतलब हो गया हमारा लेंथ, ठीक। इंटीग्रल मतलब हमें ऐड करना है, लेकिन किसका लाइन इंटीग्रल, ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl को हम कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बट पूरी की पूरी लूप के लिए, है ना। तो इसीलिए अलोंग अ क्लोज्ड प्लेन लूप, मुझे पूरी की पूरी लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल निकालना है, और इससे मेरा तैयार हो गया LHS, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स मीन्स मल्टीप्लीकेशन
डन बाय म्यू नॉट ऑफ व्हाट, द टोटल करंट क्रॉसिंग द लूप। मतलब उस लूप से टोटल जितनी भी करंट पास हो रही होगी उस टोटल करंट को मुझे म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देना है और उससे तैयार हो जाएगा मेरा आरएचएस। और इसी तरीके से जो हमें एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, इसी एक्सप्रेशन को हम कहते हैं एम्पियर्स लॉ। यहां पे इंटीग्रेशन में जो आप ये सर्कल देख पा रहे हैं, इस सर्कल का यह मतलब है कि हमने जो इंटीग्रेशन किया है वो पूरी की पूरी लूप के लिए किया हुआ है। तो ये सर्कल का ये मतलब होता है। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू एम्पियर्स लॉ को यूज करना सीखते हैं। मैंने एक करंट कैरिंग सिस्टम लिया हुआ है जिसमें टोटल मैंने 5 वायर डिफाइन की हुई हैं, जिनमें करंट I1, I2, I3, I4 एंड I5 बह रही है। I1, I2 एंड I4 के डायरेक्शन को मैंने अपवर्ड लिया हुआ है, जबकि I3 एंड I5 के डायरेक्शन को मैंने नीचे की तरफ लिया हुआ है। और मान लेते हैं कि इस सिस्टम ऑफ करंट्स के लिए मुझे किसी पॉइंट P पे, यहां पे मैं एक पॉइंट डिफाइन करता हूं P, और मुझे इस पॉइंट P पे इस पूरे के पूरे सिस्टम के लिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैं लॉ को कैसे यूज करूंगा। मैंने क्या किया, इस पॉइंट P से एक लूप इमेजिन कर लिया है। यहां पे जो आपने येलो कलर की जो लूप देखी हुई है, यही हमारी एम्पियर्स लूप है, जो देखिए पॉइंट P से पास कर रही है। नाउ अब मैं ये मान लेता हूं कि इन पांचों वायर ने पॉइंट P पे जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनाई है वो B है, जिसे मुझे निकालना है। ठीक, तो इन पांचों वायर के लिए पॉइंट P पे बनने वाली रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B रही। नाउ इस लूप का आपको पॉइंट P पे एक छोटा सा सेक्शन लेना है जिसकी लेंथ हमारी है dl, जिसको हम कहते हैं लेंथ एलिमेंट। नाउ अब इस लेंथ एलिमेंट के मुझे डायरेक्शन को भी डिफाइन करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, उस लूप के या तो क्लॉकवाइज सेंस में या तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आप डायरेक्शन को ले सकते हैं। अब डायरेक्शन क्लॉकवाइज लेना है या एंटी क्लॉकवाइज, ये आपकी चॉइस है। अगर आप क्लॉकवाइज लेते हैं तो भी लॉ वैलिड रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो भी वैलिड रहेगा। यहां पर मैंने इस लूप के लिए लेंथ एलिमेंट के डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए एरो को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनाया हुआ है। तब उस हिसाब से पॉइंट P पे जो लेंथ एलिमेंट होगा उसका डायरेक्शन पॉइंट P के टेंजेंट के अलोंग एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो जाएगा। अगर आप एरो को क्लॉकवाइज लेते तो सेम वे में टेंजेंशियली क्लॉकवाइज सेंस में हो जाता। तो यहां पर मैंने एंटी क्लॉकवाइज सेंस में dl के डायरेक्शन को लिया है। तो हर पॉइंट पे dl का जो डायरेक्शन होगा वो उस पॉइंट के टेंजेंट के अलोंग आप ले लेना। किसी भी कर्व के केस में किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी या किसी पॉइंट का डायरेक्शन उस पॉइंट के टेंजेंट की तरफ हम हमेशा लिया करते हैं, जिसे आपको हमेशा याद रखना चाहिए। तो इस हिसाब से मेरा dl की भी बात बन गई। अब मैग्नेटिक फील्ड एंड dl के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट है हम फाइंड आउट करेंगे, और यही काम हमको पूरी की पूरी लूप के लिए करना है। तो ये हो गया मेरा लाइन इंटीग्रल ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड along the closed loop which is equal to mu naught times the total current crossing the loop। अब मुझे यह निकालना है कि इस लूप से टोटल कितनी करंट क्रॉस कर रही है। अब लूप के अंदर तो देखिए टोटल 3 करंट कैरिंग वायर हैं, I1, I2 एंड I3। जहां तक सवाल I4 एंड I5 का है तो ये तो लूप के बाहर हैं, तो इसीलिए RHS में I4 एंड I5 शामिल नहीं हो सकते। हमें सिर्फ वही करंट लेनी है जो हमारे लूप को क्रॉस कर रहा हो, और क्योंकि लूप को I1, I2 एंड I3 क्रॉस कर रहे हैं तो टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए हम इन तीनों करंट को ही इंक्लूड करेंगे, शामिल करेंगे, बाकियों को हमें नहीं लेना है। बट इसमें अगर मैं देखूं तो I1, I2 तो ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है और I3 का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तब इसे हम कैसे डील करेंगे। तो जो आपने लूप का डायरेक्शन लिया हुआ था उस सेंस में आप क्या करें, अगेन राइट हैंड थंब रूल लगाएं और उसी सेंस में आप अपने राइट हैंड के पाम को टर्न करिए। जो थंब होगा वो आपको करंट का पॉजिटिव डायरेक्शन देगा, मतलब थंब के अलोंग जो जो करंट होगी उस करंट को हमें पॉजिटिव लेना है, एंड थंब के ऑपोजिट में जो जो करंट होगी उसे हमें नेगेटिव लेना है। तो क्योंकि मैंने लूप के डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज लिया था तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अपने राइट हैंड के पाम को टर्न किया, थंब ऊपर की तरफ आ रही है, और इसी कारण से
I1 का डायरेक्शन पॉजिटिव होगा और I1 का साइन पॉजिटिव होगा, I2 का साइन पॉजिटिव होगा, जबकि I3 का साइन नेगेटिव होगा। तो टोटल करंट कितनी क्रॉस हो रही है हमारी लूप से? दैट विल बी I1 प्लस I2 माइनस I3, जो कि मेरा RHS का टोटल करंट का वैल्यू आएगा। तो इस तरह से लाइन इंटीग्रल ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड प्लेन लूप इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट क्रॉसिंग द लूप। हमें सिर्फ वही करंट लेनी है जो लूप के अंदर से पास हो रही हो। यहां पे चर्चा का विषय है कि मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो क्या सिर्फ इन तीनों वायर के लिए ही डिफाइन किया गया है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। LHS में जो आप ये बी देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड इन पांचों की पांचों वायर के द्वारा फॉर्म की गई नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, जबकि RHS में जो करंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ लूप के अंदर फ्लो होने वाली करंट होंगी, बाहर वाले करंट को हम नहीं लेते। और इस तरीके से हम एम्पियर्स लॉ को यूज करते हैं। इसके बारे में जो भी मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेनेशन रखा, उसको सारी की सारी बातें यहां पे मैंने पहले लिख दी है, जिसे आप एक बार के लिए पढ़ सकते हैं। अब हम एम्पियर्स लॉ से रिलेटेड कुछ नोट्स की चर्चा करते हैं और इन नोट्स की मदद से हम कई सिचुएशंस में एम्पियर्स लॉ को काफी इजीली यूज कर पाएंगे। देखिए, ये जो लॉ है ये हर शेप के, हर साइज के लूप के लिए वैलिड है। बट क्या मैं हर शेप और हर साइज के लूप के लिए क्या इस लॉ को यूज कर पाऊंगा? अब मन में ये एक सवाल है। देखिए, ये लॉ भले हर तरह के शेप एंड साइज वाले लूप के लिए वैलिड है, बट हर केस में आप इस लॉ को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब अप्लाई नहीं कर पाएंगे का ये मतलब नहीं है कि लॉ इनवैलिड हो गया या इस लॉ में कुछ कमी है। लॉ में कुछ भी कमी नहीं है, ये हमारी कमी है कि हम हर शेप वाले लूप के लिए इस लॉ को यूज नहीं कर सकते ना। उसका कारण मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अब जो सिचुएशन मैंने यहां पे ली हुई है, आप खुद सोचिएगा कि इस लूप के क्या हर एक पॉइंट पे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी? आप खुद सोचिए। अब जैसे देखा जाए तो ये जो पॉइंट P है ये I3 के काफी क्लोज है। अब मैं यहां पे मान लो एक रैंडम सा पॉइंट Q और ले लेता हूं। अब इस पॉइंट Q पे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या पॉइंट P पे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड के तुलना में सेम होगी कि अलग होगी? तो बिल्कुल ये कह पाना काफी डिफिकल्ट होगा। ये बिल्कुल हो सकता है कि पॉइंट Q पे रहने वाली मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे रहने वाली मैग्नेटिक फील्ड की तुलना में कुछ अलग वैल्यू की हो। सिमिलरली इस लूप का अगर मैं अलग अलग पॉइंट लेता हूं तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट इस सिस्टम ऑफ करंट्स के लिए सिमेट्रिकल नहीं है। और इसी कारण क्योंकि अलग अलग पॉइंट में अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। मैं इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करूं? जब तक बी वेरिएबल होगा। बी जब तक वेरिएबल है तब तक वो इंटीग्रेशन के अंदर फंसा हुआ है, तो मैं बी निकालूं कैसे? और इसीलिए ये हमारी एक कमी होगी कि किसी भी शेप के लूप के लिए हम एम्पियर्स लॉ नहीं लगा पाएंगे। फिर से मैं एक बात कह दूं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि लॉ इनवैलिड है। लॉ वैलिड है बट हम नहीं लगा पा रहे, ये हमारी एक कमी रहेगी। तो फिर हम क्या करें कि हम एम्पियर्स लॉ को लगा सकें? तो जनरली एम्पियर्स लॉ हम तभी यूज करते हैं जब हमारा सिस्टम ऑफ करंट्स एक सिमेट्रिकल सिचुएशन देता हो, एक सिमेट्री देता हो। जिस केस में एक सिमेट्रिक सिचुएशन हमारे सामने होगी, उस केस में हम एम्पियर्स लॉ को यूज कर पाएंगे। अनसिमेट्रिकल केसेस में एम्पियर्स लॉ को लगा पाना प्रैक्टिकली डिफिकल्ट हो जाता है या फिर इम्पॉसिबल हो जाता है, और इसीलिए सिर्फ सिमेट्रिकल सिचुएशंस में एम्पियर्स लॉ को हम यूज करेंगे। ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी कि बायो-सावर्ट लॉ एंड एम्पियर्स लॉ का अपना अपना एडवांटेज है। एंड एम्पियर्स लॉ का एडवांटेज हमें तभी मिलेगा जब करंट कैरी करने वाला सिस्टम एक सिमेट्रिक सिचुएशन हमें दे, और तब जाकर के हम एम्पियर्स लॉ को यूज करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो कुछ नोट्स हैं वो मैं आपको समझा दूं, जिसमें पहला नोट कहता है द एम्पियर्स लॉ इज वैलिड फॉर लूप ऑफ एनी साइज एंड शेप। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। दूसरा नोट कहता है कि अगर आप एम्पियर्स लॉ लगाना चाह रहे हैं तो इसमें सबसे पहला काम है हमारा सिलेक्शन ऑफ एम्पियर्स लूप।
और एम्पियर्स लूप को इस तरह से सिलेक्ट करिए जिसमें हमको 3 बातों का एडवांटेज मिले। अगर आपको किसी एम्पियर्स लूप के सिलेक्शन के दौरान इन 3 बातों का एडवांटेज मिल जाता है तो वो एम्पियर्स लूप के लिए एकदम आइडियल सिलेक्शन होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि हर शेप के लूप के लिए ये लॉ वैलिड है, बट हम अप्लाई कर पाएंगे क्या, ये एक अलग कहानी है। ठीक, तो इन 3 बातों में से पहली बात ये है कि उस लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए। अगर उस लूप के हर एक पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम हो जाए तब मेरा ये जो इंटीग्रेशन है ये सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस लूप के अगर हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है देन आफ्टर द डॉट प्रोडक्ट बी को मैं इंटीग्रेशन के बाहर कर सकता हूं एंड डी एल का इंटीग्रेशन लेंथ का मैं पूरे के पूरे लूप के लिए इंटीग्रेशन कर पाऊंगा। तो बी अगर मेरा इंटीग्रेशन के बाहर चला जाए तब उस केस में हम बड़े इजी वे में इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। और इसीलिए हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमारे लूप में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इक्वल मिल जाए हमें हर पॉइंट पे, या फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाए। अगर मान लेते हमारे द्वारा लिया गया लूप के कुछ पार्ट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 मिलती है हमें, तो भी हम उस तरह के लूप को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है कि उस लूप के जिन जिन पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी उन पॉइंट्स के लिए लाइन इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड बाकी बचे हुए पार्ट के लिए फिर हम लाइन इंटीग्रल निकालना चालू करेंगे। तो अगर आपको एक लूप के कुछ पार्ट्स पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 दिखाई देती हो तो भी आप उस तरह के लूप को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ एलिमेंट के बीच में जो एंगल हो वो 90 डिग्री हो। इसका यह मतलब है कि जब मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है तो आपको अच्छे से पता है कि a डॉट बी की वैल्यू ए बी कॉस थीटा होती है। सिमिलरली b डॉट डी एल की वैल्यू क्या होगी, बी डी एल कॉस थीटा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ एलिमेंट के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री हुआ तो cos 90 0 हो जाएगा और उस पार्ट के लिए, उस लूप के उस पार्ट के लिए हमारे b डॉट डी एल की वैल्यू 0 हो जाएगी और हम बचे हुए पार्ट के लिए फिर लाइन इंटीग्रल निकालने का प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। तो अगर हमें किसी पॉइंट पे या लूप के हर पॉइंट पे या कुछ पार्ट्स पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम मिल जाए या 0 मिल जाए या फिर b और dl के बीच में एंगल 90 मिल जाए, तब इस तरह के लूप को हम एम्पियर्स लूप के लिए सिलेक्ट करेंगे और ये हमारे लिए एक आइडियल सिचुएशन होगी। अदर सिचुएशंस में एम्पियर्स लॉ भले वैलिड होगा बट हम यूज नहीं कर पाएंगे और ये हमारी एक लिमिटेशन रहेगी। तो इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए हम अब इसके एप्लीकेशन की चर्चा करते हैं और मैं टोटल आपको एम्पियर्स लॉ के 5 एप्लीकेशन सिखाऊंगा, जिसमें पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। सो let us find magnetic field at a point due to a long straight current carrying wire using Ampere's law। तो देखिए हमारे सामने एक स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है जिसमें I अमाउंट की करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है और मुझे एक पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जिसकी दूरी वायर से स्मॉल r है। और यहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना बायो-सावर्ट लॉ की मदद से भी सीखा था, बट अब हम एम्पियर्स लॉ की मदद से इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड को निकाल के देखते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहला काम है हमारा सिलेक्शन ऑफ द एम्पियर्स लूप। और इस केस में अगर मैं एक सर्कुलर एम्पियर्स लूप लूं तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्या कारण है? कारण यह है कि इस एम्पियर्स लूप का या फिर इस सर्कुलर लूप का हर एक पॉइंट इस वायर से इक्वल दूरी पे है और इसीलिए बाय सिमेट्री इस लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होनी चाहिए और इसीलिए बी कांस्टेंट होगा और मैं हमारे लॉ के इंटीग्रल पार्ट को सॉल्व कर पाऊंगा। और इसीलिए यहां पे हमने क्या किया है, एक सर्कुलर एम्पियर्स लूप लिया हुआ है। अब देखिए हमको करना है बी डॉट डी एल।
तो एच पर द राइट हैंड थंब रूल हमने क्या सीखा था कि किसी स्ट्रेट वायर के केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो हमें थंब को वायर में करंट के फ्लो के अलोंग रखना है और जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पे हमें अपनी उंगलियों को टर्न करना है। तो आप ही बताइए इस इनफाइनाइट वायर के लिए और स्ट्रेट वायर के लिए पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, राइट हैंड थंब रूल से ऑब्वियसली अंदर की तरफ। तो देखिए अंदर की तरफ टेंजेंशियली मैंने मैग्नेटिक फील्ड बी दिखाई हुई है। अब हमें करना क्या है, हमें लूप के एक छोटे से पार्ट पॉइंट पी पे हमने एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया है डीएल और इसके डायरेक्शन को डिफाइन करना है। तो मैंने कहा था आपसे आप डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैंने यहां पर डीएल के डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज लिया हुआ है। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पॉइंट पी पे डीएल का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बी के अलोंग हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं बी और डीएल के बीच में एंगल कितना, तो आप कहेंगे 0 डिग्री। और उस हिसाब से अब हम एम्पियर्स लॉ को यूज करते हैं। तो एम्पियर्स लॉ की स्टेटमेंट कहती है लाइन इंटीग्रल ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज्ड लूप, जो मुझे निकालना है। तो बी डॉट डीएल को मैं लिख सकता हूं बी डीएल कॉस थीटा, जहां पे थीटा की जगह में 0 डिग्री आ गया। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। मैग्नेटिक फील्ड बी कांस्टेंट है हर पॉइंट पे, इसके लिए बी आ गया बाहर। अब बचा मेरे पास अंदर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। तो डीएल तो मेरे लूप का एक छोटा सा सेक्शन है और मुझे इस लूप के हर एक छोटे छोटे सेक्शन को ऐड करना है। उससे मुझे क्या मिलना चाहिए, उससे मुझे इस एम्पियर लूप के टोटल सरकमफेरेंस की वैल्यू मिल जानी चाहिए। और इस केस में इस पूरे के पूरे लूप के सरकमफेरेंस की वैल्यू 2 पाई आर हो जाएगी। और इससे मेरा सॉल्व हो गया एलएचएस और एलएचएस की वैल्यू आ गई बी इंटू 2 पाई आर। अब हम बात करते हैं आरएचएस की। तो आरएचएस कहता है कि आरएचएस में जो टर्म आएगा वो आएगा म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट क्रॉसिंग द लूप, राइट। तो नाउ अब ये करंट ऊपर की तरफ बह रही है, तो इस करंट को मैं पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं। तो अगेन हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो जिस सेंस में आपने डीएल के डायरेक्शन को डिफाइन किया था उस सेंस में अपने राइट हैंड के पाम को टर्न करिए। तो थंब आता है ऊपर की तरफ और करंट भी बह रही है ऊपर की तरफ, और इसीलिए ऊपर वाला डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव होगा और मुझे इस करंट को पॉजिटिव लेना चाहिए। इस लूप के अंदर सिर्फ एक ही करंट कैरिंग वायर है और इसके लिए नेट करंट की बात करूं तो उसकी वैल्यू आई के बराबर ही होनी चाहिए। तो उस हिसाब से मेरे आरएचएस की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट इंटू आई। और अगर मैं बी की वैल्यू निकालना चाहूं तो बी निकालने के लिए मुझे सिर्फ 2 पाई आर को आरएचएस में डिवाइड कर देना है और इससे मुझे इस इनफाइनाइट या फिर लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और इस फॉर्मूले को हमने फर्स्ट वीडियो में भी सीखा था और इसकी हमने मदद से कई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की थी। तो इस तरीके से आपका ये पहला एप्लीकेशन कंप्लीट होता है। अगर आपके मन में ये डाउट है कि अगर मैं लेंथ एलिमेंट के डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज न लेकर के क्लॉकवाइज लेता तो क्या होता, ठीक है, मान लेते आप क्लॉकवाइज ले लेते, तब उस केस में बी एंड डीएल के बीच में एंगल हो जाता कितना, दैट इज 180 डिग्री। एंड कॉस 180 डिग्री की वैल्यू आ जाती कितनी, -1। और उस केस में मेरे आरएचएस की वैल्यू आ जाती माइनस बी इंटू 2 पाई आर, करेक्ट। अगर मैं डीएल के डायरेक्शन के लिए लूप में क्लॉकवाइज सेंस में डायरेक्शन डिफाइन किया होता तो इक्वल टू, तब उस केस में आपको क्लॉकवाइज सेंस में अपने पाम को टर्न करना होता। और अगर आप क्लॉकवाइज सेंस में अपने पाम को टर्न करते तब आपका थंब नीचे की तरफ आता, मतलब आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होता। तब उस केस में आप अपवर्ड डायरेक्शन को क्या लेते, दैट इज नेगेटिव। और उस केस में मेरा आरएचएस बनता म्यू नॉट टाइम्स ऑफ माइनस आई। एंड अगेन अगर आप देखें तो माइनस एंड माइनस आपस में कैंसिल हो जाते एंड फाइनली मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर वापस से मिल जाती है। और इसीलिए लॉ को अप्लाई करने में हमारी कोई गलती नहीं होगी, हर केस में हमें सेम आंसर मिलेगा। तो इसीलिए आप अपनी चॉइस से लूप में क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज जैसा लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन लेना चाहें आप ले सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ। सेकेंड एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ थिन सिलिंड्रिकल
होलो वायर। नाउ एक पाइप है, एक होलो पाइप है, और उस पाइप के सरफेस से करंट आई फ्लो कर रहा है। तो आप देखिए यहां पर मैंने एक होलो पाइप बनाई हुई है, और इस होलो पाइप के सरफेस से आई अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है, और मुझको इस थिन सिलेंड्रिकल होलो वायर और होलो पाइप जिसमें करंट बह रही है उसके लिए अलग अलग पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो यहां पर हमने जो वायर ली है उसकी रेडियस को कैपिटल आर माना हुआ है, और जिस जगह पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है या जिस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट की मैं इस वायर के एक्सिस से दूरी को स्मॉल आर मान लेता हूं। तो अगर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी है मतलब हम वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे होंगे। अगर इस स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी तो हम वायर के सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे होंगे, और अगर इस स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी हो जाएगी तब हम इस वायर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे होंगे। सो फॉर डिफरेंट स्मॉल आर हम अलग अलग पॉइंट यहां पे डिफाइन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं इनसाइड द वायर फॉर आर लेस देन कैपिटल आर। तो नाउ मैंने पॉइंट पी डिफाइन किया हुआ है जिसकी एक्सिस से दूरी स्मॉल आर है, और मुझको इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहां पे भी आप खुद सोचिए सबसे अच्छा सिचुएशन क्या होगा एम्पियर्स लूप के सिलेक्शन के लिए। तो सिमेट्रिकल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली मुझे एक सर्कुलर एम्पियर्स लूप ही लेना चाहिए। तो यहां पे मैंने एक सर्कुलर एम्पियर्स लूप ले लिया। जो ये आप येलो डॉटेड लाइन देख रहे हैं या जो येलो डॉटेड लूप देख रहे हैं यही हमारा एम्पियर्स लूप है। तो इसी को मैं फ्रंट व्यू वाइज यहां पे अलग से आपको बना करके दिखाया हुआ हूं। ठीक, नाउ अब इस लूप के अगर अलग अलग पॉइंट पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी वैल्यू तो बदलने वाली नहीं है। तो उस हिसाब से B की वैल्यू फिक्स रहेगी, dl इंटू कॉस थीटा मुझे करना चाहिए, विच विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट क्रॉसिंग द लूप। लेकिन इस केस में अगर आप देखें B की वैल्यू तो हर पॉइंट में सेम है, तो B को मैंने बाहर कर दिया, लेकिन जो भी करंट बह रही है वो तो वायर के सरफेस से बह रही है, और मेरा वायर कैसा है वो तो होलो है। तो अंदर की तरफ तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई मटेरियल ही नहीं है, तो कोई करंट कैसे फ्लो कर सकता है। तो इस एम्पियर्स लूप के अंदर से कोई भी करंट नहीं बह रही, और इस कारण से क्रॉसिंग करंट की वैल्यू की अगर मैं बात करूं, आई एनक्लोज्ड की बात करूं, इट विल बी इक्वल टू 0। सो फाइनली मैग्नेटिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, तो आप इस इंटीग्रल टर्म को 0 से डिवाइड कर दीजिए, फाइनली आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 मिल जाएगी। और इससे हम क्या समझे कि एक होलो पाइप के लिए या फिर एक होलो वायर के लिए वायर के भीतर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सेकेंड सिचुएशन है ऑन द सरफेस ऑफ द वायर दैट इज स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। अब हम इस होलो वायर के सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो मेरे सरफेस पे एक पॉइंट P लिया है, और इस पॉइंट P से मैंने एक सर्कुलर एम्पियर्स लूप इमेजिन किया हुआ है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है क्यों है सर्कुलर लूप? अगेन द सेम आंसर, सर्कुलर लूप के केस में हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू सिमेट्री सेम होगी, और इससे अच्छा कोई चॉइस हमारे लिए एम्पियर्स लूप के लिए नहीं हो सकता। करेक्ट, इसी को मैंने फ्रंट व्यू वाइज एक बार और आपको बना करके दिखाया है। तो इसमें जो आप डॉटेड लूप देख रहे हैं यही हमारा एम्पियर्स लूप है। ठीक, अब हमारे एम्पियर्स लॉ की इक्वेशन है इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स नेट एनक्लोज्ड करंट। तो हर पॉइंट पे बी की वैल्यू सेम है। खैर, अब आप देखिए हमारी पॉइंट पी पे मुझको जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो देखिए करंट जो बह रही है पाइप में या वायर में राइट की तरफ बह रही है। अब पॉइंट पी पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मुझे अगेन राइट हैंड थंब रूल को यूज करना होगा, और उस हिसाब से पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा, इस बोर्ड के प्लेन के बाहर की तरफ होगा। अब मुझको डी एल के डायरेक्शन को भी तो डिफाइन करना होगा। तो डी एल के डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए मैंने इस लूप में मेरी तरफ से मैंने एंटी क्लॉकवाइज सेंस में देखिए डायरेक्शन दिया हुआ है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे या पॉइंट पी पे अगर मैं स्मॉल लेंथ एलिमेंट लूं तो उसका डायरेक्शन भी किस तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही होगा। और उस हिसाब से अगर देखूं
तो बी एंड डीएल के बीच में रहने वाला एंगल कितना हो गया, दैट इज 0 डिग्री, और बी की वैल्यू फिक्स थी, इसके लिए उसको बाहर कर दिया मैंने। अब cos 0 की वैल्यू 1 होती है, करेक्ट, इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स। अब अगर मैं कहूं कि इस एम्पियर्स लूप के अंदर से कितनी करंट बह रही है, तो पूरी की पूरी करंट बह रही है जो वायर से फ्लो हो रही थी, और इसी के लिए यहां पे एनक्लोज्ड करंट की वैल्यू या क्रॉसिंग करंट की वैल्यू मुझको कैपिटल आई मींस टोटल करंट लेना पड़ा। नाउ अब इस करंट को पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि लूप में मैंने जो लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन लिया था उसके अकॉर्डिंगली राइटवर्ड करंट को ही पॉजिटिव लिया जाना चाहिए था, और इसीलिए यहां पे करंट आई मेरी पॉजिटिव है। डीएल हमारे इस एम्पियर्स लूप का छोटा सा सेक्शन है, तो अगर मैं पूरे के पूरे एम्पियर्स लूप के लिए इंटीग्रेशन परफॉर्म करूं तो मुझको ऑब्वियसली क्या मिल जाना चाहिए, लूप का सरकमफेरेंस, जो कि 2 पाई कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल आर एंड कैपिटल आर दोनों इक्वल हैं, और दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अगर बी निकालना है तो मुझे 2 पाई आर को डिवाइड कर देना होगा, और इस केस में मुझे आंसर मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। और यहां पे हम एक बात क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एक होलो वायर के लिए उसके सरफेस पे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक स्ट्रेट थिन वायर के लिए होगी, अगर वो थिन वायर को मैं इस सिलिंड्रिकल होलो वायर के एक्सिस पे इमेजिन करूं तो, और इसी को हमने यहां पे लिखा भी है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ थिन सिलिंड्रिकल होलो वायर इज इक्वल टू दैट जनरेटेड बाय एन इक्वल थिन वायर सिचुएटेड अलोंग इट्स एक्सिस। ये बात को हम समझ सकते हैं। नाउ इसकी आखिरी सिचुएशन ये है आउटसाइड द वायर। अब हम इस वायर के बाहर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो यहां पे मैंने एक पॉइंट पी लिया जो इस वायर के बाहर है, और अगेन उस पॉइंट पी से मैंने एक सर्कुलर एम्पियर्स लूप इमेजिन कर लिया ड्यू टू सिमेट्री। और इस केस में अगेन मैंने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को अगर पाना है पॉइंट पी पे, तो करंट के अलोंग मैंने अपने थंब को रखा, पॉइंट पी पे जो उंगलियां हैं वो बाहर की तरफ टर्न हो रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑब्वियसली आउटवर्ड है। डीएल का डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने मेरे सेंस में एंटी क्लॉकवाइज ऑलरेडी डायरेक्शन लिया हुआ है लेंथ एलिमेंट का, तो पॉइंट पी पे जो लेंथ एलिमेंट होगा वो भी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हो जाएगी, तब उस हिसाब से बी एंड डीएल के बीच में एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। सिमेट्री के कारण हर पॉइंट में बी की वैल्यू सेम है तो वो बाहर चली गई, इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स लूप के अंदर की टोटल करंट, जो कि वायर के टोटल करंट के बराबर हो जाएगी आई। अब इस केस में अगर मैं डीएल को इंटीग्रेट करूं अलोंग द होल एम्पियर्स लूप, तो मुझको ये पूरी की पूरी लेंथ लेनी पड़ेगी विच विल बी इक्वल टू 2 पाई आर, और इस केस में मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। ठीक, तो इस केस में हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर इस एक्सिस के अलोंग एक पतली वायर होती जिसमें सेम करंट फ्लो होता जितना इस होलो वायर से फ्लो हो रहा है, तो स्मॉल आर पे वो जितनी मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म की होती, इस होलो पाइप ने भी ठीक उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म की हुई है। तो इस तरह से हमने एक होलो पाइप के अंदर सरफेस एंड बाहर पे एम्पियर्स लॉ की मदद से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना सीखा। इन तीनों सिचुएशन को मैं एक ग्राफ के थ्रू अगर आपको शो करूं, तो आप देखिए सेंटर से लेकर के मींस एक्सिस से लेकर के सरफेस तक, जब तक मैं सरफेस तक ना आ जाता हूं तब तक मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे 0 है। जैसे हम सरफेस पे पहुंचेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, एंड आफ्टर दैट द फील्ड बिकम्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। That means the magnetic field is inversely proportional to R, और इसीलिए आउटसाइड पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड R के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इसीलिए जो शेप मुझे यहां दिखाई दे रहा है ये एक हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिखाई दे रहा है, और इस तरह से हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। नाउ एप्लीकेशन के थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, या फिर हम तीसरे एप्लीकेशन की बात करते हैं। अब हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर। अब हमारे पास एक ऐसी वायर है जो सॉलिड है और सिलिंड्रिकल शेप में है, तब इस केस में जो करंट बहेगी वो पूरे के पूरे एरिया से फ्लो करेगी, मतलब जो हमारी सॉलिड वायर है उसके पूरे एरिया से करंट का फ्लो हो रहा होगा। तब इस केस में कितनी करंट फ्लो हो रही है पूरे के पूरे एरिया से, दैट इक्वल्स टू
कैपिटल आई, सिलिंड्रिकल वायर के रेडियस की वैल्यू कैपिटल आर है, और जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा उस पॉइंट की एक्सिस से दूरी हम स्मॉल आर ले लेंगे। तो अगर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी है मतलब हम अंदर निकालना चाहते हैं, इक्वल है तो हम सरफेस पे निकालना चाहते हैं, बड़ी है तो हम बाहर निकालना चाहते हैं। ठीक, इस केस में भी सेम वे में सिमेट्रिक के कारण एम्पियर्स लूप के सिलेक्शन के लिए सर्कल से एक अच्छा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, और इसीलिए यहां पर भी हमने एक सर्कुलर एम्पियर्स लूप लिया हुआ है। अगेन करंट क्योंकि मेरी तरफ दिखाई गई है तो पॉइंट पी पे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, दैट इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। एरो की मदद से आप देख सकते हैं, ये जो रेड एरो आपको दिखाई दे रहा है, मैंने लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन भी मेरे सेंस में एंटी क्लॉकवाइज लिया हुआ है। तो पॉइंट पी पे जो लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन होगा वो भी आप लोगों की तरफ होगा। तो पी पे रहने वाली मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल का डायरेक्शन सेम होने के कारण दोनों के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री। करेक्ट। अब क्योंकि एम्पियर्स लूप का हर एक पॉइंट वायर के लिए सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी सेम रहेगी। तो बी कांस्टेंट है, वो बात भी क्लियर है। बट अब हमें निकालना क्या है आरएचएस के लिए, कि इस एम्पियर लूप के अंदर से कितनी करंट बह रही है। तो क्योंकि हमारे वायर के सरफेस से यूनिफॉर्मली करंट बह रही है तो करंट डेंसिटी नहीं बदलनी चाहिए। मतलब टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया मस्ट बी इक्वल टू करंट थ्रू द एम्पियर्स लूप डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द एम्पियर्स लूप। भैया करंट डेंसिटी क्यों बदलने लगी, क्योंकि करंट तो यूनिफॉर्मली बह रही है। तो इसलिए टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया मस्ट बी इक्वल टू करंट थ्रू द एम्पियर्स लूप डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द एम्पियर्स लूप। और इसी इक्वेशन की मदद से मैं एम्पियर्स लूप के अंदर से बहने वाली करंट आई डैश को निकाल पाऊंगा। तो इसीलिए आई डैश की वैल्यू ए डैश को अगर मैं आई बाई ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा। सो नाउ आई डैश की वैल्यू निकालने के लिए फिर क्या करते हैं, ए डैश का वैल्यू पुट करते हैं। तो ए डैश हमारी एम्पियर्स लूप की एरिया है विच विल बी इक्वल टू पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, एंड हमारे पूरे के पूरे सिलिंड्रिकल वायर के सरफेस का एरिया है पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई एंड पाई कैंसिल हो जाएंगे, एंड फाइनली आई डैश की वैल्यू आ जाएगी आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, जो मेरी आई एनक्लोज्ड है। तो मुझे आरएचएस में जो नेट करंट की वैल्यू चाहिए थी वो भी मिल चुकी है। बस अब हम एम्पियर्स लूप में फाइनली वैल्यूज पुट करेंगे और तुरंत हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए एम्पियर्स लॉ की मदद से हम बी की वैल्यू सेम होने के कारण बाहर कर दिए, एंगल की वैल्यू 0 डिग्री है, डीएल हमारा रहने दिया गया, इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई डैश। नाउ बी की जगह में बी है, एम्पियर्स लूप के सरकमफेरेंस की वैल्यू हो गई 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई डैश की वैल्यू हमने निकाली थी आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तब उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई इंटू आर डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि स्मॉल आर एंड एक स्मॉल आर LHS एंड RHS से रिड्यूस हो गया, तो फाइनली LHS में बचेगा B एंड मुझे सिर्फ 2 पाई को यहां पे डिवाइड कर देना है। तो 2 पाई को डिवाइड करने से मुझे B का एक्सप्रेशन मिल गया। यहां पे एक बात गौर करने वाली क्या है कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल r के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जहां तक म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर का सवाल, ये तो एक कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वांटिटी वेरी कर रही है जो कि स्मॉल आर है। तो स्मॉल आर के बदलने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बदलती जाएगी। तो एक्सिस पे कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड, तो वायर के एक्सिस पे तो स्मॉल आर की वैल्यू 0 होगी। तो एक्सिस पे अगर स्मॉल आर 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, डेफिनेटली 0। और मैग्नेटिक फील्ड फिर वायर के सरफेस तक linearly vary करती जाएगी एंड इंक्रीज करती जाएगी। सो एट द एक्सिस ऑफ द वायर द मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एंड एक्सिस से लेकर के सरफेस तक मैग्नेटिक फील्ड linearly इंक्रीज होगी। अब अगर हमें सरफेस पे या फिर बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो जिस तरह से हमने होलो वायर वाला केस किया था, सेम केस को यहां पे भी अगर हम यूज करें तो वही फॉर्मूले हमारे पास रिपीट हो जाएंगे। तो इसीलिए हम यहां पे दोबारा से उसे सॉल्व नहीं कर रहे। जिस तरह से होलो वायर वाले केस में हमने
सरफेस एंड आउटसाइड पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, आप उसी तरीके से यहाँ पे सॉलिड वायर के लिए भी निकाल सकते हैं। तो अगर मैं आपको एक ग्राफ प्लॉट करके दिखाऊं तब इस केस में ग्राफ कैसा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक्सिस पे, दैट मीन स्मॉल आर इक्वल टू 0 पे 0 होगी। आफ्टर दैट मैग्नेटिक फील्ड आर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ते 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 सरफेस पे मैक्सिमम हो जाएगी, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, एंड आफ्टर दैट द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और इसीलिए जो शेप मिलेगा वो मुझे मिलेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इस केस में एक्सिस से लेकर के सरफेस तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, आफ्टर दैट द ग्राफ बिकम्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इस तरह से हम एक ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा तीसरा एप्लीकेशन फिनिश होता है। अब हम बात करते हैं चौथे एप्लीकेशन की, हम बात करते हैं सोलेनॉइड की। तो एक सोलेनॉइड क्या होता है, तो अगर हम एक इंसुलेटेड वायर को सर्कुलर कॉइल की तरह फॉर्म करें सच दैट कॉइल की लेंथ कॉइल के डायमीटर की तुलना में ज्यादा हो, उसे हम एक सोलेनॉइड कहते हैं। इस केस में मैंने एक टर्म यूज किया इंसुलेटेड। वायर इंसुलेटेड होनी चाहिए का यह मतलब है कि वायर के ऊपर इंसुलेशन होना चाहिए। जैसे जो वायर हम घर में यूज करते हैं उस वायर के ऊपर एक पीवीसी का इंसुलेशन होता है, मतलब अगर आप दो वायर को आपस में टच करा भी दो तो उनके बीच में करंट का क्रॉस कनेक्शन नहीं होता। तो उसी तरह की इंसुलेटेड वायर की मदद से ही हमें सोलेनॉइड को बनाना है। वायर नेकेड नहीं होने चाहिए, और तब हम जो सिलेंड्रिकल कॉइल ऑब्टेन करते हैं उसी को ही हम सोलेनॉइड कहते हैं। तो इस केस में अगर मैं देखूं तो ये बहुत सारे सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के कॉम्बिनेशन की तरह है। यहां पे आप देखिए मैंने कई सारे सर्कुलर टर्न बनाए हुए हैं, तो यहां पे कई सारे अगर सर्कुलर कॉइल या सर्कुलर लूप मिल जाएं तो फाइनली बनने वाला जो डिवाइस होगा या जो इंस्ट्रूमेंट होगा वही तो मेरा सोलेनॉइड होगा। तो हमने लास्ट वीडियो में एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को ऑब्टेन करना सीखा था। हमने कहा था कि लूप में जिस सेंस में करंट फ्लो हो रहा हो उस सेंस में आप अपने राइट हैंड के पाम को टर्न करना, थंब की मदद से आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। तब इस केस में आप देखिए मैंने जो ड्राइंग बनाई है इस ड्राइंग में मैंने करंट के डायरेक्शन को कैसे दिखाया हुआ है। तो करंट ये ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है, फिर घूम करके बाहर की तरफ आ रही है, फिर अंदर जा रही है, फिर बाहर आ रही है, और इस तरीके से मेरे सेंस में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट बहते 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 फाइनली करंट बाहर की तरफ यहां पे निकल रही है। तब इस केस में इस सोलेनॉइड को तो मैं कई सारे सर्कुलर लूप के कॉम्बिनेशन की तरह देख रहा हूं, और इसीलिए हर एक सर्कुलर लूप जो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करेगा राइट हैंड थंब रूल की मदद से अगर मैं देखूं तो वो मेरी तरफ करेगा। तो इसीलिए इस केस में जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो मेरी तरफ हो जाएगी। ठीक, अब अगर आपको एक सोलेनॉइड से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी को समझना है तो आपको दो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के द्वारा बनाई गई मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी को समझना होगा। लास्ट वीडियो में हमने एक सिंगल करंट कैरिंग लूप की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की थी। क्या होगा अगर दो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप आप आसपास में रख दिए जाएं, तब हम देखते हैं किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन होगा, और उसे जज करने के बाद हम पूरी की पूरी सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी को समझ पाएंगे। तो देखिएगा यहां पे मैंने दो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप को रखा हुआ है। आप ये मान लीजिए कि ये जो दो लूप आप देख रहे हैं हमारे सोलेनॉइड के ही दो लूप हैं, और सोलेनॉइड में मेरी सेंस में करंट एंटी क्लॉकवाइज बह रहा था, तो इसमें भी करंट मैंने एंटी क्लॉकवाइज दिखाया है, इसमें भी करंट को मैंने एंटी क्लॉकवाइज दिखाया है, और हम देखते हैं कि इन दोनों लूप के कॉम्बिनेशन से मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस होगी। तो अगर मैं देखूं इस पहले वाले सर्कुलर लूप ने जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनाई है वो मेरी तरफ बनाई है, और अगर सेकेंड लूप की बात करूं तो इसने भी मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ बनाई है। तो मैंने यहां पे एक पॉइंट क्यू इमेजिन किया हुआ है, तो पॉइंट क्यू पे सेकेंड लूप की भी मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ है, पहली लूप की भी मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ है, और इसीलिए अंदर की तरफ जो पॉइंट क्यू लिया गया है वहां पे दोनों
लूप्स के जो फील्ड हैं वो ऐड हो जा रही हैं और नेट फील्ड इन दोनों के एडिशन के बराबर हो जाएगी। लेकिन यहां पे मैं एक पॉइंट P लेता हूं जो दोनों लूप के थोड़ा बाहर है। अब देखते हैं वहां पर क्या होगा। तो पॉइंट P की प्रॉपर्टी समझने के लिए मैं काम करता हूं, सबसे पहले इस पहले लूप के ऊपर के छोटे से सेक्शन की बात करता हूं। तो मैं इस लूप के ऊपर एक छोटा सा सेक्शन ले लेता हूं और उस सेक्शन में जो करंट होगी वो बाहर की तरफ फ्लो होती हुई मुझे नजर आएगी। तो अगर मैं उस सेंस में अपने राइट हैंड थंब रूल को यूज करूं तो थंब के अलोंग मैंने करंट को इमेजिन किया और मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं उस छोटे से सेक्शन के लिए निकालना चाहूं तो करंट डेफिनेटली कैसा होगा आपके सेंस में, इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। तो अब देख सकते हैं इस सेंस में एक एंटी क्लॉकवाइज करंट का फॉर्मेशन होगा, है ना। अब देखिए मैंने क्या किया, जो लूप लिया है इस लूप के ऊपर एक छोटा सा सेक्शन लिया और ये छोटा सा सेक्शन का शेप क्या होगा, ऑब्वियसली स्ट्रेट। एक लूप का छोटा सा सेक्शन तो आपको स्ट्रेट ही नजर आएगा, तो इसीलिए मैंने उस स्ट्रेट सेक्शन के लिए थंब रूल यूज किया, करंट के अलोंग थंब को रखा और अपनी उंगलियों को टर्न किया। तो जो फील्ड बनेगी वो आपके सेंस में एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। मतलब पॉइंट P पे पहली लूप की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की तरफ आ रही है, करेक्ट। अब हम बात करते हैं सेकेंड लूप की। सेकेंड लूप के लिए भी सेम काम करता हूं, करंट के अलोंग थंब को रखा और अब मैं पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहता हूं। तो पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड कॉइल ने बनाई होगी वो किधर बनाई होगी, ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही, ऊपर की तरफ। तो अगर आप देखें पॉइंट P पे इन दोनों ही लूप्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या होगा, वो दोनों आपस में कैंसल होंगी। इसमें जितना करंट है इसमें भी इतना करंट है। तो दोनों के लिए अगर पॉइंट P सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो आप खुद ही सोचिए ना, एक की फील्ड नीचे की तरफ आ रही है, एक की फील्ड ऊपर की तरफ जा रही है, तो आपस में कैंसिल होंगी कि नहीं होंगी फील्ड्स, बिल्कुल होंगी। ये कैंसिलिंग इफेक्ट और स्ट्रॉन्गर होता जाएगा पॉइंट P के लिए अगर ये लूप पास आती जाएंगी तो, और पॉइंट Q पे फील्ड का जो एडिशन वाला इफेक्ट है वो और स्ट्रॉन्गर होता जाएगा जितनी लूप पास आती जाएंगी। मतलब अगर ये लूप क्लोजर आती जाए तो पॉइंट Q पे दोनों के फील्ड के ऐड होने का जो टेंडेंसी होगा वो और स्ट्रॉन्गर होगा। सिमिलरली पॉइंट P पे फील्ड के कैंसिल होने की जो टेंडेंसी होगी वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो जितना पास होंगे कंसेक्यूटिव टर्न्स उतनी स्ट्रॉन्गर फील्ड अंदर बनेगी और उतनी वीक फील्ड बाहर की तरफ बनती चली जाती है। तो इस तरीके से आपको एक सोलेनॉइड के केस में भी समझना होगा कि उसके दो कंसेक्यूटिव टर्न्स बाहर की तरफ फील्ड को कैंसिल करते हैं बट अंदर की तरफ फील्ड को ऐड करते चले जाते हैं, और इस तरीके से हम एक सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को विजुअलाइज करते हैं। नाउ उसी सिचुएशन को मैंने एक बार फिर से आपको ड्रॉ करके दिखाया है। तो करंट मेरे पोजीशन के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज था, तो टॉप मोस्ट पॉइंट में करंट बाहर की तरफ आता हुआ नजर आएगा और वो घूम करके नीचे की तरफ अंदर जाता हुआ नजर आएगा। तो क्रॉस का मतलब करंट इनवर्ड जा रही है, डॉट का मतलब करंट आउटवर्ड जा रही है ना। तब इस केस में जो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐड होती जा रही है और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैंसिल होने के कारण जीरो हो जाएगी या फिर कम से कम फील्ड का फॉर्मेशन होता जाएगा। तो इसलिए यहां पे मैंने बात लिख भी दी है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ वेरी टाइटली wound लॉन्ग सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर एंड इज जीरो आउटसाइड इट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दो कंसेक्यूटिव टर्न्स ने अंदर की तरफ फील्ड को ऐड किया, बाहर की तरफ फील्ड को कैंसिल किया, और जितना टाइटली wound होगा हमारा सोलेनॉइड ये टेंडेंसी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती जाएगी, और इस कारण से एक सोलेनॉइड के भीतर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नेचर की होती है। ठीक, अब हम इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकालना सीखते हैं। देखिए एम्पियर्स लॉ की मदद फिर हम लेंगे सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए। तो मैंने यहां पर एक पॉइंट P विजुअलाइज किया है सोलेनॉइड के भीतर, वेल इनसाइड द सोलेनॉइड। मतलब ये जो पॉइंट P है सोलेनॉइड के दोनों एंड के भी काफी अंदर, मतलब काफी अंदर हम, मतलब बीचों बीच, सोलेनॉइड के बीचों बीच पॉइंट P को मान लिया हमने, इमेजिन किया हुआ है। मींस पॉइंट P के लिए जो मेरा सोलेनॉइड है वो एक इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड माना जाएगा। मतलब
पॉइंट P के दोनों तरफ सोलेनॉइड की लेंथ काफी ज्यादा है इसके डायमीटर की तुलना में। मतलब जो मेरे सोलेनॉइड का डायमीटर है इसकी तुलना में P के दोनों साइड सोलेनॉइड की लेंथ काफी ज्यादा है। इन दैट केस हम सोलेनॉइड को इनफाइनाइट या फिर लॉन्ग सोलेनॉइड कहा करते हैं। ठीक है, अब देखिए सेम डायरेक्शन में करंट लिया है, करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है मेरी नजर से, तो ऊपर की तरफ करंट बाहर निकलती हुई नजर आएगी, नीचे की तरफ करंट अंदर जाती हुई नजर आएगी। एम्पियर्स लॉ अप्लाई करने का सबसे पहला काम क्या होगा? द सिलेक्शन ऑफ द एम्पियर्स लूप। और मैंने आप लोग से कहा था कि एम्पियर्स लूप को इस तरह से सिलेक्ट करें कि हमारा जो एलएचएस का इंटीग्रेशन है वो सॉल्व हो सके, जिसके लिए मैंने आपको 3 बातें बताई थी। ऐसा लूप लो जिसके लिए या तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम मिल जाए, या मैग्नेटिक फील्ड 0 मिल जाए, या फील्ड एंड लेंथ के बीच का एंगल 90 हो जाए, या फिर इनका कॉम्बिनेशन हो जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर एम्पियर्स लूप बनाया हुआ है। अब देखिए इस रेक्टेंगुलर लूप के लिए इन बातों को हम एप्लीकेबल होता हुआ देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पहले तो एम्पियर्स लूप ले लिया जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है। दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम होता है लूप में लेंथ एलिमेंट के डायरेक्शन को डिफाइन करना। तो डायरेक्शन को डिफाइन मैंने अगेन इस रेड एरो को देख सकते हैं, मैंने लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन भी आप लोगों की नजर से एंटी क्लॉकवाइज लिया हुआ है। ठीक, और जैसा कि हमने देखा था सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, अंदर यूनिफॉर्म होती है, और इस केस में मेरी तरफ है। तो इस लूप के टोटल 4 हिस्से कर देते हैं, ए से लेकर के बी, बी से लेकर के सी, सी से लेकर के डी एंड डी से लेकर के ए। अब मैं अगर आपसे पूछूं ए से लेकर के बी तक मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ एलिमेंट के बीच में एंगल कितना है? द आंसर इज 0। एंड ए से लेकर के बी तक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, यूनिफॉर्म है। तो ए से लेकर बी तक एम्पियर्स लॉ लगा पाऊंगा मैं। नाउ अगर मैं देखूं बी से लेकर के सी तक, तो लेंथ एलिमेंट तो अपवर्ड है बट फील्ड तो मेरी तरफ है। तो बी से लेकर के सी तक की बात करूं तो बी एंड एल के बीच में एंगल कितना? दैट इज 90 डिग्री एंड cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो जब मैं लाइन इंटीग्रल निकालूंगा तो बी से लेकर के सी तक के लिए लाइन इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी 0। बात करते हैं अब हम सी से लेकर के डी तक। तो सी से लेकर डी तक तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, क्योंकि सोलेनॉइड के बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। तो सी से लेकर डी तक का भी काम चल गया हमारा। और अगर हम बात करें अब डी से लेकर के ए तक, तो अगेन लेंथ एलिमेंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ, तो फील्ड एंड लेंथ एलिमेंट के बीच में अगेन एंगल कितना हो गया? दैट इज 90 डिग्री। और इसीलिए डी से लेके ए तक भी लेंथ लाइन इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मुझे पूरी की पूरी लूप के लिए लाइन इंटीग्रल निकालना था। तो ए से लेके बी तक फील्ड कांस्टेंट है एंड बी एंड एल के बीच में एंगल है 0 डिग्री। बी से लेके सी तक 90 डिग्री के लिए लाइन इंटीग्रल 0। सी से डी तक भी लाइन इंटीग्रल 0 है क्योंकि फील्ड 0 है। एंड डी से लेके ए तक अगेन एंगल 90 होने के कारण लाइन इंटीग्रल की वैल्यू 0 होगी। ठीक, तो मैं समझता हूं यहां तक की बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। नाउ उसी को मैं यूज करता हूं। तो मुझको पूरी की पूरी एम्पियर्स लूप के लिए एम्पियर्स लॉ लगाना था। तो मैंने ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए 4 सेक्शन में इस लाइन इंटीग्रल को ब्रेक कर दिया है, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एनक्लोज्ड करंट बाय द एम्पियर्स लूप। तो आप देखें ए से बी तक बी एंड डी एल के बीच में एंगल 0 डिग्री, बी से सी तक 90, सी से डी तक में मैग्नेटिक फील्ड 0 एंड डी से लेके ए तक अगेन बी एंड डी एल के बीच में एंगल 90। ठीक, सो सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म तीनों की वैल्यू हो गई 0 एंड चौथा टर्म हो जाएगा बी कांस्टेंट है तो बाहर, डी एल का इंटीग्रेशन हो गया एल, cos 0 की वैल्यू हो गई 1। तो यहां पे स्मॉल एल क्या है? ए से लेके बी तक की लेंथ ही हमारी स्मॉल एल है और इसीलिए ए से लेके बी तक की डीएल के समेशन की वैल्यू हमारी स्मॉल एल के बराबर हो जाएगी। अब मुझे निकालना है कि इस एम्पियर्स लूप के अंदर टोटल कितनी करंट बह रही है।
तो हर एक टर्न में कितनी करंट बह रही है, दैट इज आई। समझाने के लिए अब देखिए, इससे कितनी करंट बाहर की तरफ आ रही है, आई, फिर वही घूम करके इससे लौटेगी आई, फिर वही करंट इससे जा करके होगी आई आई। तो हर एक टर्न में अगर मैं देखूं तो इस लूप से आई करंट बाहर की तरफ आ रही है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं दैट द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल एन, सपोज मैं ये कहता हूं कि यूनिट लेंथ में टोटल नंबर ऑफ टर्न स्मॉल एन है, तो ए से लेकर के बी तक के लेंथ में टोटल कितने टर्न्स होने चाहिए, ऑब्वियसली स्मॉल एन इंटू एल। आप खुद सोचिए ना, व्हाट इज स्मॉल एन? स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, देन एल लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, ऑब्वियसली एन इंटू एल। और हर एक टर्न से कितनी करंट आती हुई नजर आ रही है, दैट इज आई। तो इतने टर्न से कितनी करंट बाहर की तरफ आती हुई नजर आएगी, दैट विल बी एन इंटू एल इंटू आई। और यही मेरी एनक्लोज्ड करंट की वैल्यू होनी चाहिए, और यही मेरा आरएचएस का नेट एनक्लोज्ड करंट हो जाएगा। और इसीलिए हमने क्या किया, म्यू नॉट टाइम्स एन एल आई कर दिया यहां पर। तो नाउ स्मॉल एल दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, एंड फाइनली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन आई। और अब देखिए ये फील्ड यूनिफॉर्म है, क्योंकि म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी एक कांस्टेंट है, एंड फ्लो होने वाली करंट भी अगर यूनिफॉर्म है तो बी की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा समय के साथ, और इसीलिए ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो कर। अब अगर हमें एक सोलेनोइड के एंड में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, तब उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 हो जाएगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के एंड में निकाल रहा हूं तो एंड के एक ही तरफ टर्न हमें दिखाई देगी, दूसरी तरफ तो टर्न है ही नहीं। तब इस केस में मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के एक तरफ के टर्न से प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि टोटल फील्ड की तुलना में जो अंदर बनी थी उसकी तुलना में आधी होगी। इसीलिए अगर आप कोई पॉइंट सोलेनोइड के वेल इनसाइड ले रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई है, और अगर किसी एंड की तरफ ले रहे हो तब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 होती है। अब हम समझेंगे कि एक फाइनाइट लेंथ के सोलेनोइड के केस में अंदर किसी पॉइंट P पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इनफाइनाइट एंड फाइनाइट सोलेनोइड को आप जानेंगे कैसे? तो अगर लेंथ की वैल्यू सोलेनोइड की डायमीटर की तुलना में काफी ज्यादा है, उस केस में उस सोलेनोइड को हम इनफाइनाइट या फिर लॉन्ग सोलेनोइड कहेंगे। बट अगर डायमीटर की तुलना में लेंथ कंपेरेबल है, मींस डायमीटर से अगर आप लेंथ को कंपेयर कर पा रहे हो, उसी के आसपास की कोई वैल्यू है अगर लेंथ की, तब उस केस में हम उस सोलेनोइड को फाइनाइट सोलेनोइड कहते हैं। और अब हम सीखते हैं कि एक फाइनाइट सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए यहां पे मेरे पास एक सोलेनोइड है जिसमें सेम सेंस में करंट फ्लो हो रही है, मेरी नजर से एंटी क्लॉकवाइज। मुझे पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकालना है। तो मैं क्या किया, पॉइंट P से सोलेनोइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एंड पॉइंट P को मैं सोलेनोइड के दोनों एंड से कनेक्ट कर दिया बाय 2 डॉटेड लाइंस। इस केस में जो एंगल मुझे फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है वो अल्फा एंड बीटा है। क्या हो अगर सोलेनोइड के डायमीटर की तुलना में सोलेनोइड की लेंथ काफी ज्यादा हो, उस केस में अल्फा एंड बीटा का क्या वैल्यू निकलेगा। तो देखते हैं, अगर ये सोलेनोइड लंबी होती चली जाए तब इस केस में डॉटेड लाइन इस एक्सिस की तरफ झुकती जाएगी, और ये डॉटेड लाइन भी इस तरफ एक्सिस की तरफ झुकती जाएगी। तो देखें तो अल्फा की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री को अप्रोच करेगी, एंड बीटा की वैल्यू भी बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री को अप्रोच करेगी। सो फॉर इनफाइनाइट सोलेनोइड अल्फा एंड बीटा की जो वैल्यूज होंगी वो 90 डिग्री एंड 90 डिग्री होंगी। फाइनाइट सोलेनोइड के केस में पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो होगी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अगर हम इनफाइनाइट सोलेनोइड की बात करें तो अल्फा एंड बीटा की जगह में आप वैल्यूज 90 डिग्री एंड 90 डिग्री पुट कर दीजिए। साइन 91 साइन 91 1 प्लस 1 2 2 एंड 2 रिड्यूस हो जाएंगे, एंड फाइनली मुझे वैल्यू मिल जाएगी म्यू नॉट एन आई जो हमने पहले ऑब्टेन किया।
और अगर आपको सोलिनॉइड के किसी एंड पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तब उस केस में पॉइंट पी शिफ्ट हो जाएगा इधर। तो देखा जाए तो ये डॉटेड लाइन इस वर्टिकल की तरफ मैच होते होते बीटा की वैल्यू अप्रोच कर जाएगी 0 डिग्री को एंड अल्फा की वैल्यू सेम वे में अदर एंड के लिए अप्रोच कर जाएगी 90 डिग्री को। सो अल्फा की जगह में पुट कर देंगे 90, बीटा की जगह में पुट कर देंगे 0, साइन 91, साइन 0 0, 1 प्लस 0 इज 1 एंड म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 इंटू 1 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2, जो हमारा एक एंड के लिए मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था। इसका यह मतलब है कि आप इस सिंगल फॉर्मूले से हर सिचुएशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं एम्पियर्स लॉ के फाइनल एप्लीकेशन की। अब हम बात करते हैं टोरॉइड की। अभी टोरॉइड क्या होता है? तो जिस तरह से सोलेनॉइड के दो एंड होते हैं, टोरॉइड का कोई एंड नहीं होता। अगर आप सोलेनॉइड के दोनों एंड को अगर जोड़ दें तब उस केस में आपको कुछ इस तरह का शेप मिलेगा और इस तरह के शेप वाले इंस्ट्रूमेंट को हम टोरॉइड कहते हैं। तब इस केस में आपके पास वायर के दो एंड होने चाहिए जिससे आपको करंट इन करवाना है और आउट करवाना है। तो सोलेनॉइड में दो एंड्स थे, यहाँ पे कोई एंड नहीं है, बट मैग्नेटिक फील्ड को निकालने का जो फॉर्मूला होगा उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जो फॉर्मूला सोलेनॉइड के भीतर किसी भी पॉइंट के लिए वैलिड था वही फॉर्मूला यहाँ पे भी वैलिड है। तो टोरॉइड के अंदर अगर आपको किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वही फॉर्मूला लगेगा म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई। तब सोलेनॉइड वाले केस में स्मॉल एन की वैल्यू थी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। हम ये मान लेते हैं कि टोरॉइड के केस में भी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू कैपिटल एन है। क्योंकि टोरॉइड का कोई एंड नहीं होता और क्योंकि टोरॉइड की जो शेप है एक रिंग के फॉर्म में है, तब इस केस में मैं इस टोरॉइड की मेन रेडियस को स्मॉल आर ले लेता हूं। तब इस केस में टोरॉइड की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? इट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। इन दैट केस नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? इट विल बी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन सर्कमफेरेंस ऑफ द टोरॉइड, दैट इज 2 पाई आर। और इसीलिए इस केस में मैग्नेटिक फील्ड को निकालने का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट इंटू कैपिटल एन इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, जहां पे मैं कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर को स्मॉल एन भी लिख सकता हूं। ठीक, अगर हमें इस टोरॉइड की इनर रेडियस की वैल्यू r1 एंड आउटर रेडियस की वैल्यू r2 दी जाए, तब ये जो स्मॉल आर मीन रेडियस है उसको निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल आर इक्वल्स टू स्मॉल r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई 2, और इस तरह से आप स्मॉल आर की वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन कंप्लीट होता है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा सिखाई गई ये बातें आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होंगी। अब मैं बेटर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाता हूं, जिससे आप लोग इन सभी फॉर्मूले को यूज करना भी सीख पाएंगे। पहला सवाल है, अ सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरीज अ करंट कैपिटल आई डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली over its area of cross section. Find the ratio of the magnetic fields at points which are located at r by 2 and 2r distance away from the axis of the wire. तो हमारे पास एक सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर है जिसके एक्सिस से r by 2 and 2r दूरी पे मुझको मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो की वैल्यू बतानी है। तो देखिए, एक केस में जो डिस्टेंस है वो r बाई 2 है और इस केस में जो कैपिटल R है वो हमारी सिलिंड्रिकल वायर की रेडियस है। तो r बाई 2 की बात करूं तो इस पर्टिकुलर केस के लिए डिस्टेंस की वैल्यू कैपिटल R मतलब रेडियस से छोटी है, मतलब इनसाइड पॉइंट की बात हो रही है, और इस केस के लिए 2r कैपिटल R से बड़ा होने के कारण इस केस में स्मॉल r की वैल्यू, दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस की वैल्यू रेडियस से ज्यादा है। तो अगर आपको याद हो तो सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर के इनसाइड पॉइंट्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला था, मैं B1 ले लेता हूं फील्ड को,
क्या फॉर्मूला था? म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तब आप यूज कर लीजिए इस फॉर्मूले को, तो मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट आई, स्मॉल आर की जगह में लिख देना चाहिए कैपिटल आर बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहां पे एक आर कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनली जो वैल्यू मुझे मिलने वाली है वो होगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। अब मैं आउटसाइड पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल देता हूं और फील्ड को मैं B2 मानता हूं। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए फील्ड का फॉर्मूला था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। So this will be equal to mu naught I upon 2 pi into 2r, जिसे मैं आगे लिख सकता हूं mu naught I upon 4 pi r। तो अगर आप B1 एंड B2 के वैल्यूज को कंपेयर करें तो देखिए दोनों तो सेम है, और इसलिए B1 इज टू B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज 1:1, और इसीलिए 1:1 इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहता है टू आइडेंटिकल लॉन्ग सोलेनॉइड्स एक्स एंड वाई कैरी इक्वल करंट, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट देयर एक्सियल मिड पॉइंट इज बी इफ बोथ द सोलेनॉइड्स जॉइंड टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू फिगर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल मिड पॉइंट ऑफ न्यू सोलेनॉइड। तो देखिए यहां पर दो सोलेनॉइड्स थे एक्स एंड वाई, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू कैपिटल एन थी, इसकी लेंथ कैपिटल एल थी। सेम वे में इसकी भी नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू कैपिटल एन थी और लेंथ की वैल्यू कैपिटल एल थी। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दिया गया और अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गया 2n एंड टोटल लेंथ हो गई 2l। तो कहता है कि इन दोनों केसेस में मिड पॉइंट पे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड बी थी, तो इसमें कितनी होगी? तो क्या फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का? दैट इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई। अच्छा, करंट की वैल्यू में कोई परिवर्तन लाया क्या हमने फाइनली? नहीं, करंट तो नहीं बदला, तो म्यू नॉट बदला नहीं, करंट भी बदला नहीं है। बात करते हैं स्मॉल एन की। तो देखिए इस केस में जितने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू थी या इसमें जितनी थी सेम तो इसमें भी आ रही है ना, क्योंकि दोनों को ज्वाइन करने के दौरान नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू डबल हुई तो लेंथ भी तो डबल हुई। तो फाइनली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू में कहां बदलाव आ रहा है? अगर यहां पे मैं स्मॉल एन की बात करूं देन इट इज इक्वल टू कैपिटल एन बाई कैपिटल एल। इस केस में भी स्मॉल एन की बात करूं इट इज कैपिटल एन बाई कैपिटल एल, और इस केस में स्मॉल एन की बात करूं तो 2n अपॉन 2l, 2 फाइनली रिड्यूस करके फिर से वही n बाई एल की वैल्यू आ जा रही है। तो इन दोनों केसेस में जितनी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन हुआ था इसमें भी सेम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए, और इसीलिए इस सवाल का जवाब बी होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 3 आइडेंटिकल लॉन्ग सोलेनॉइड्स A, B and C connected to each other as shown in figure. If the magnetic field at the center of A is 2 Tesla, what would be the field at the center of B? तो देखिए यहां पे 3 सोलेनॉइड्स हैं। मान लेते सोलेनॉइड A में बहने वाली करंट की वैल्यू I है, देन इस जंक्शन पॉइंट पे करंट को डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। यहां पे सोलेनॉइड B एंड सोलेनॉइड C दोनों पैरेलल में हैं, और पैरेलल में यहां पे जो करंट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जानी चाहिए। क्योंकि तीनों के तीनों सोलेनॉइड आइडेंटिकल हैं तो आधी करंट B से जानी चाहिए और आधी करंट C से जानी चाहिए। तो इससे हो गई करंट I/2 एंड बची हुई करंट I/2 भी सोलेनॉइड C से पास करेगी। यहां पे हमने KCL लगाए, किरचॉफ्स करंट लॉ। किसी जंक्शन में जितनी करंट आएगी उस पॉइंट से उतनी ही करंट जाने भी चाहिए। तो देखिए तीनों आइडेंटिकल है, मतलब इसके लिए स्मॉल n की वैल्यू जो है सोलेनॉइड B के लिए भी स्मॉल n की वैल्यू एग्जैक्टली वही है। तो B के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मुझे यूज करना चाहिए म्यू नॉट स्मॉल n इंटू करंट जो B से फ्लो हो रही है विच इज I/2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर सोलेनॉइड B। और अगर मैं बात करूं सोलेनॉइड A के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू स्मॉल n इंटू I। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड फॉर सोलेनॉइड B की बात करूं तो A की तुलना में कितना आ रहा है? देखिए वो तो आधा आ रहा है।
और इसीलिए अगर ए के केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 2 टेस्ला थी तो बी के केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आधी हो जानी चाहिए, तो आंसर इस सवाल का 1 टेस्ला हो जाएगा, है कि नहीं। सोलेनोइड ए के तुलना में सोलेनोइड बी की करंट आधी है, करंट आधी है तो मैग्नेटिक फील्ड भी आधी होगी, तो सोलेनोइड ए में फील्ड थी 2 टेस्ला तो इसमें हो जाएगी 1 टेस्ला। आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। द लेंथ ऑफ अ सोलेनोइड इज 0.1 मीटर एंड इट्स डायमीटर इज वेरी स्मॉल। इसका यह मतलब है डायमीटर काफी छोटा है तो इसे मैं एक इनफाइनाइट सोलेनोइड ले सकता हूं। अ वायर इज wound over it in 2 layers. The number of turns in inner layer is 50 and that of outer layer is 40. The strength of the current flowing in the 2 layers in opposite direction is 3 ampere. Find the magnetic field at the middle of the solenoid. देखिए मैं आपको समझाता हूं। इस केस में जो सोलेनोइड बनाया गया है उसमें वायर को 2 लेयर में बांधा गया है, मतलब एक बार वायर को लपेटा गया फिर उसके ऊपर एक बार वायर को और लपेटा गया। दोनों ही लेयर्स में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू 3 एम्पियर है, बट दोनों में फ्लो होने वाली करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब अगर एक में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है तो दूसरे में करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। तो क्लॉकवाइज टर्न के लिए एंड एंटी क्लॉकवाइज टर्न के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड उन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंस के बराबर हो जाना चाहिए, करेक्ट। नाउ तो हम एक काम करते हैं, दोनों की फील्ड निकालते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू ज्यादा थी, क्योंकि इसी की फील्ड ज्यादा होनी चाहिए। तो इसके लिए फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज म्यू नॉट, स्मॉल एन की जगह में लिखना चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड लेंथ की वैल्यू यहां पे मुझे 0.1 दिया गया है और करंट की वैल्यू मुझे 3 एम्पियर दी गई है, करेक्ट। दूसरे के लिए बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी सेम वे में म्यू नॉट इंटू एन की जगह में 40/0.1, करंट की वैल्यू सेम है। ओपोजिट डायरेक्शन में करंट के कारण फील्ड का डायरेक्शन भी ओपोजिट है, इसके लिए एक फील्ड पॉजिटिव है तो दूसरे को माइनस के साथ लेना पड़ेगा। नाउ दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू इस 0.1 को हटाने के लिए मैं नीचे 10 मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 10 नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 50 इंटू 10 विल बी 500 इंटू 3 विल बी 1500 माइनस। सेम वे में यहां पे 0.1 को हटाने के लिए नीचे 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर भी 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 40 इंटू 10 इज 400 इंटू 3 इज 1200, तो इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1200। दोनों टर्म्स का डिफरेंस हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ 300। म्यू नॉट की वैल्यू हम अच्छे से जानते हैं, इट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 एंड करंट की एंड 300 अपनी जगह पर है। So finally 4 into 300 is 1200 pi into 10 to the power -7 टेस्ला, जिसे मैं 12 पाई इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला भी लिख सकता हूं, और इसीलिए हमारे सवाल का जवाब 12 पाई इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।